हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने मानव तंत्र या मानव शरीर में पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो अंतःस्रावी तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे। तो अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ना क्या होता है, तो हम लोगों के शरीर के अंदर विभिन्न कार्यों को कराने के लिए जो भी ग्रंथियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या काम करती हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोगों के शरीर के अंदर काम कराने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिनके द्वारा विभिन्न कार्यों को संपन्न कराया जाता है। ठीक है। तो इन वाले कार्यों को कराने के लिए जो हमने ग्रंथियां हैं या फिर ग्लैंड्स हैं, उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हमने यहाँ पर लिखा है बहिर्स्रावी, और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करें यदि हम लोग, तो बहिर्स्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो ये नलिका युक्त होती है, मतलब इनके पास ट्यूब्स होंगे, नलियों के माध्यम से यहाँ वहाँ बिछे होंगे, फैले रहेंगे। ठीक है। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों में नलिका होती है, मतलब डक्ट ग्लैंड्स होती हैं। इनसे बल्कि इनसे लिखना चाहिए, इससे या फिर इनसे, ठीक है, बात चल मान लीजिए यहाँ पर सही लिखा है, इनसे एंजाइम निकले। तो मतलब जो एंजाइम होते हैं नलियों के माध्यम से यहाँ वहाँ जाएंगे और कहीं जाके गिरेंगे। ठीक है, पहुँचेंगे। इनके पास नलियाँ होती हैं, जैसे दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ, श्लेष्म ग्रंथियाँ, लाल ग्रंथियाँ, इन सब के पास अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ को तो पाचन तंत्र में पढ़ भी चुके हैं। जैसे हम लोग के जठररस से भी कुछ एंजाइम निकल रहे थे, वो भी कोई ना कोई नलिकाओं से, मतलब जैसे हम लोग ग्रंथियों से निकल रहे थे, पायलोरिक ग्रंथियों वगैरह से, हम लोग की छोटी आँत से, अग्नाशय से, इत्यादि चीज़ों से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकल रहे थे। तो एंजाइम जो होते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और नलिकाओं के माध्यम से यहाँ वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग मुख्यतः जो हम लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट हैं, वो हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं। ठीक है। बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि एंजाइम जो यहाँ से वहाँ जाते हैं, नलिकाओं के माध्यम से जाते हैं, और नलिकाओं के माध्यम से जाते हैं। इन नलिकाओं के जाल को आप क्या नाम दे देंगे? बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ नाम दे देंगे। फिर दूसरा टॉपिक हम लोगों का प्रकार होगा, इसमें दूसरा टॉपिक का प्रकार होगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये नलिका विहीन होंगी, डक्टलेस होंगी। ठीक है। तो इनके पास नलिका नहीं होगी, मतलब इनके द्वारा जो भी चीज़ें निकलेंगी अंदर से, जिनको हम लोग आगे जाके हार्मोन कहने वाले हैं। ठीक है। इनके द्वारा जो भी निकलेगा वो बिना किसी नलिका के करंट के रूप में बस यहाँ से वहाँ बहता हुआ चला जाएगा, लेकिन किसी नली का सहारा, किसी नली या नलिका का डक्ट का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है। तो इनसे जो चीज़ें यहाँ से वहाँ जाएंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे? हार्मोन। मतलब इन वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलेंगे, और पीछे अभी हम लोग पढ़ के बहिर्स्रावी ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है। अगला फैक्ट क्या है? ये हार्मोन रक्त और प्लाज्मा के द्वारा, मतलब जो हार्मोन होते हैं वो रक्त या प्लाज्मा, रक्त और प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है। जैसे कि पीयूष ग्रंथि, अवधु ग्रंथि और परावधु ग्रंथि। तो ये सब जाएंगे, इत्यादि भी आगे जाके थायराइड ग्रंथि वगैरह हमने यहाँ पे, जैसे कि अपना क्या बोलते हैं, एडिनल ग्रंथि वगैरह नहीं लिखा हमने। ऐसी बहुत भी हमारे शरीर में बहुत सी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन वाली सारी ग्रंथियाँ कहलाएंगी अंतःस्रावी या फिर एंडोक्राइन हमारी क्या ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, जिनमें नलिका वगैरह नहीं पाई जाएगी। आगे बढ़ते चलें। तो अंतःस्रावी तंत्र की यदि हम लोग बात करें तो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, थोड़ा हम वापस आ गए हैं, तो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनसे संबंधित हार्मोन के प्रभाव को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 पर लिखी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप सब लोग जानते हैं। इसकी मस्तिष्क में स्थिति होती है, आप लोग यहाँ पर चित्र में इसको देख सकते हैं। ठीक है। उसमें छोटा देखा है, इसमें थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है। तो यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। तो हम लोगों की जो स्फेनॉइड हड्डी होती है, इसके गड्ढे में, ठीक, जिसको हम लोग हॉइड पढ़ रहे थे, तो इसके गड्ढे में यहाँ पे थोड़ी छोटी सी मांस की लोथड़ी सी चिपकी रहती है, जिसके द्वारा ये सब करंट, हार्मोन प्रकार का करंट है, जिसके द्वारा बहुत से करंट उत्पन्न किए जाएंगे। ठीक है। तो यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका भी कहते हैं। ठीक है। इस वाली ग्रंथि को आप केवल सेल टर्सिका के नाम से भी जानेंगे। इसका भार मात्र कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। ये सारे के सारे कामों को करती है, या फिर करने में सहायता करती है, या फिर नियंत्रित करती है। इसलिए इसका नाम क्या भी चलता है? मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। ये तो वाली बात हम लोग स्कूल लाइफ से जानते हैं। हमने तो कुछ बच्चे आजकल 4वीं-5वीं क्लास के होते हैं, वो भी बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ना कि ग्रैंड मास्टर ग्लैंड। तो पीयूष ग्रंथि जो कि हम लोग के मस्तिष्क में स्थित होती है, उससे बहुत सारे हार्मोन निकलेंगे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जिन लोगों ने बायोलॉजी से BSc वगैरह कर रखा है वो लोग जानते हैं कई सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें से 5-6 हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 पे हमने आप लोगों से शेयर किया है STH हार्मोन। यहाँ पे हानि हो गया है गलती से, उसको ज़्यादा दिल से मत लगाना आप लोग।
तो STH हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म बनेगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, यह शरीर की वृद्धि विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो STH हार्मोन जो होता है मुख्यतः हम लोगों के शरीर की हड्डियों की वृद्धियों को नियंत्रित करता है। जिस व्यक्ति में ये वाला हार्मोन विकसित नहीं हो पाएगा, उस व्यक्ति का शरीर जो है हड्डियां ना बढ़ पाने के कारण नाटा रह जाएगा, फिर यदि ज़्यादा हो जाएगा तो भी समस्या, कमी बढ़ जाती है, अति भी सर्वता बढ़, यानी अति भी और कमी दोनों चीज़ बढ़ जाते हैं। तो मेंटेन रहने के लिए हम लोगों को STH हार्मोन को सही प्रकार से नियंत्रण में रखने के लिए काम करने पड़ेंगे। तो STH हार्मोन की अधिकता यदि हो जाएगी तो शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा, भीमकायता हो जाएगी। ठीक है, और एक्रोमेगली तो भीमकायता को हम लोग एक्रोमेगली रोग के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, विकार उत्पन्न हो जाता है जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है, जबकि STH की कमी से मनुष्य में बौनापन मतलब डॉर्फिज्म आ जाएगा। तो कमी हो जाएगी, यदि वृद्धि हो जाएगी तो भीमकायत तो या गिगांटिज्म अथवा एक्रोमेगली रोग उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें शरीर काफ़ी लंबा चौड़ा दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होना भी खतरनाक और भद्दा दिखेगा। और दूसरा क्या है, STH की कमी से मनुष्य में बौनापन आ जाएगा, मनुष्य नाटा टाइप का रह जाएगा या छोटा रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसकी लंबाई के लिए जिम्मेदार कौन सा है, STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा हार्मोन है हम लोगों का, यदि हम इसको पहले डाल दें तो यहाँ पे दूसरा हार्मोन है पीयूष ग्रंथि का TSH हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे पीयूष ग्रंथि है सभी हार्मोन्स के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो आगे जाके हम लोग जो थायराइड ग्रंथि पढ़ने वाले हैं, उस थायराइड ग्रंथि को भी अपने हिसाब से एडजस्ट या मेंटेन कौन करेगा, TSH हार्मोन। ठीक है, तो TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन साबित करने के लिए प्रेरित करता है। तो थायराइड ग्रंथि जो काम करती है उसको भी प्रेरित करने का काम कौन करेगा, TSH हार्मोन। काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है क्या हमारा हार्मोन का नाम, तो ACTH हार्मोन। तो ACTH हार्मोन को आप फुल फॉर्म क्या बनाएंगे, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसके नाम से ये इनका काम पकड़ रहे हैं आप, एड्रीनो लगा है। तो एड्रीनल हार्मोन जो है, एड्रीनल हार्मोन हम लोगों की यहाँ पे किडनी के ऊपर पाया जाता है। उस एड्रीनल हार्मोन को भी के जो काम करने हैं उसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, तो अपने पीयूष ग्रंथि का ये वाला हार्मोन करेगा। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड होने का एक और कारण आपको मिल गया यहाँ पे। और आगे गति बढ़ा के चलते, कुछ खास नहीं है। GTH हार्मोन, तो इसका फुल फॉर्म बनेगा गोनेडो, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो G का मतलब गोनेडो, T का मतलब ट्रोपिक हार्मोन। तो यह जनन अंगों को, मतलब हम लोग के जो रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गन्स हैं उनको नियंत्रित करेगा। यह 2 प्रकार का होगा। यह FSH हार्मोन मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह वृषण की शुक्र जनन, ठीक है, नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। तो मुख्यतः किस में होगा, ये पुरुषों में होगा। ठीक है, मुख्यतः किस में होगा, पुरुष में। मुख्यतः पुरुषों में कौन होगा, FSH। LH हार्मोन मुख्यतः तो महिलाओं में होता है, बाकी पुरुषों में भी होता है। तो अंतराल कोशिकाएं, अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन नर में, इसके अभाव में अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन, ठीक, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। तो LH हार्मोन जो है मनुष्य यानी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है, जो हम लोगों की विभिन्न प्रकार की जनन क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो FSH हार्मोन केवल पुरुषों में होगा, लेकिन LH हार्मोन दोनों में होगा, पर मुख्य रूप से कहने को मादाओं में होगा, बाकी पुरुषों में भी पाया जाएगा। तो पुरुषों में यह टेस्टोस्टेरोन के लिए प्रेरित करेगा, और मादाओं में मतलब फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करने में सहायता करेगा। कौन, हमारा LH हार्मोन। और आगे चलते हैं तो LTH हार्मोन। तो LTH का फुल फॉर्म क्या बनेगा, लैक्टोजेनिक हार्मोन। और लैक्टो को आप लोग पकड़ लेंगे किस नाम से, दूध के नाम से। मुख्यतः दूध के सभी संबंधित सभी शब्दों को लैक्टिक बोला जाता है साइंस में। इसका मुख्य कार्य है शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न कराना, दूध का स्राव उपलब्ध कराना, किसका उत्पन्न कराना, LTH हार्मोन की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ADH हार्मोन में क्या है, एंटी डाई यूरेटिक। और आप यूरेटिक को पकड़ लें, यहाँ से हम लोगों को पता है यूरिन से बनना है, फिर यूरिया से बनना है। ठीक है, जो कि केमिकल कहलाता है। तो इसके कारण छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण हो जाता है। मतलब जब शरीर में इस प्रकार की यूरिया जैसे पदार्थ बढ़ जाते हैं तो हम लोगों का BP वगैरह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और शरीर में जन संतुलन को बना, मतलब सीधी बात है, केमिकल्स को नियंत्रित करने का ठेका किसके पास है, तो हम बोलेंगे ADH हार्मोन के पास, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन के पास है। तो टॉपिक थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप नाम से ही काम पकड़ेंगे तो आप देखोगे जितने भी हमने आप लोगों को अभी 6-7 हार्मोन समझाए हैं, उसमें से एक आध को छोड़ के सारे हार्मोन्स आप नाम से ही पकड़ लेंगे कि इसका एक काम है। तो मोस्टली जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन होते हैं, इसके खुद कुछ काम करने के अलावा मेनली काम क्या होते हैं, अपने शरीर में जो अन्य ग्रंथियाँ लगी हैं नीचे जाके, ठीक है, शरीर में नीचे जाके गले में हम लोग की किडनी वगैरह के ऊपर जो भी ग्रंथियाँ पड़ने वाले हैं, उन सबको नियंत्रित करने का काम होता है इसका। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड
मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आगे बढ़ना पसंद करेंगे, आप लोग रिवीजन करते रहिए, हमारा पॉइंट डायलॉग वही रहेगा। कोई भी डाउट है तो हमसे संपर्क कीजिए। तो अब टू ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड की बात करें तो यह मनुष्य के गले में श्वास नली ट्रैकिया के दोनों ओर, तो हम लोगों की ये श्वास नली है तो ट्रैकिया के, श्वास नली को ट्रैकिया कहते हैं, तो उसके दोनों ओर इस प्रकार से ये छोटा सा रिबन टाइप का यहाँ पे चिपका रहता है, ठीक है। मांस का लोथा होता है सब कुछ। तो यह मनुष्य के गले में श्वास नली ट्रैकिया के दोनों लैरिंक्स के नीचे, लैरिंक्स मतलब क्या होता है, जो हम लोग का स्वर यंत्र जिसको हम लोग लैरिंक्स या शुद्ध हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र जो दिखता है वो ऐसा हिलता है, हम लोग तो बुंदेलखंडी उसको टैटुआ कह देते हैं, ठीक है। तो यह मनुष्य के गले में श्वास नली ट्रैकिया के दोनों या फिर लैरिंक्स के जस्ट नीचे स्थित होता है, होती पर बाहर की होती ना कि अंदर होती है। इससे निकलने वाला हार्मोन जो है थायरॉक्सिन और ट्रायोडोथाइरोनिन लिखना है यहाँ पे, देखिए ट्रायोडोथाइरोनिन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अब टू ग्रंथि के पास मुख्य रूप से केमिकल के रूप में कौन सी चीज़ पाई जाती है, आयोडीन पाई जाती है। तो थायरॉक्सिन और ट्रायोडोथाइरोनिन ये दो हार्मोन्स को अपने अंदर से निकालेगा, जिसमें से हम लोग नंबर 1 पर थायरॉक्सिन पढ़ेंगे यदि, तो यह कोशिकीय श्वसन की गति को तेज करता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना भाई, हम लोग की कोशिका मतलब सेल्स का जो रेस्पिरेशन है उसको मेंटेन कौन करता है, थायरॉक्सिन करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषता हड्डियों और बाल को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन काफ़ी कम एक्टिव पाया जा रहा है भारत के कई सारे व्यक्तियों में, ऐसा कई सारे सर्वेस में पाया गया है। तो यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषता हड्डियों और बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित होंगे। तो जनन अंगों वाला टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा आता है परीक्षाओं में। तो जनन अंगों की जो सक्रियता है वो भी थायराइड पर डिपेंड करती है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ हमने पीछे पढ़ा ही था कि पीयूष ग्रंथि भी इसको नियंत्रित करते। तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जन संतुलन का नियंत्रण का काम भी करती है। तो मुख्यतः यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सा, हड्डियों और बाल वाला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका थायरॉक्सिन ग्रंथि के कार्य का जनन अंगों की सामान्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ताकि जनन अंग संबंधी कोई भी जनन संबंधी या फिर लिंग संबंधी कोई भी कहने को समस्या मनुष्य के शरीर में ना आ पाए। इसका जिम्मेदारी कौन लेके बैठी होती है, थायरॉक्सिन, ठीक है। ताकि स्त्री माता यानी स्त्री और नर के गुण जो है प्रत्येक लिंग के पास अपने अनुसार स्थायी बने रहें, ये जिम्मेदारी थायरॉक्सिन की होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग पढ़ने वाले हैं हम लोग अब। तो जड़ मानवता नंबर 1 पर लिखा है, यह रोग बच्चों में होता है। थायरॉक्सिन यदि कम निकलेगा हमारी बॉडी से तो क्या होगा, तो बच्चों में यह रोग हो जाता है, जिसमें बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है, जिससे बच्चा जो है पूर्णतः डेवलप नहीं दिखेगा। दूसरी स्थिति क्या लिखी, मिक्सिडमा नाम का रोग। तो यौवन अवस्था मतलब एडल्ट एज में देखने को मिलेगा ये हम लोगों को 18 साल के आसपास की एज में। तो यौवन अवस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म भली भांति प्रकार से नहीं हो पाएगा, और जिससे हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है और व्यक्ति अपने आप को थका महसूस करेगा। यदि हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो मिक्सिडमा रोग होने पर होता है ये वाला, ठीक है। इसी कारण से हम लोग ये वाली रोग भी आम है, वैसे सबके इलाज तो संभव है वर्तमान में। इसी कारण से हम लोग देखते हैं 16 से 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं, या हम लोग भी उसी मतलब हम तो नहीं बोलेंगे अपने आप में, मोस्टली जो यंग एज के बच्चे हैं वो अब इस समय में थायरॉक्सिन की कमी से ग्रसित हो जाते हैं, और उनका जो पाचन तंत्र है और थकावट थोड़ी सी उनकी बॉडी में ज़्यादा देखी जाती है। बच्चे के समय के साथ धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती हैं ये चीज़ें, उतना ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित नहीं करती हैं। ये वाले लोग थोड़े से बड़े हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये भी हमारे क्या होगा, इसके थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होगा। तो लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है। इस हार्मोन मतलब किसके, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, थायरोडिज्म हो जाएगा। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा और बहरा भी हो जाता है, ठीक है। जनन अंग के बाद अचानक ही हम लोग कहाँ गए, गूंगे और बहरेपन पे आ गए। थायरॉक्सिन गले के पास तो है, तो वहीं पर भैया हम लोगों का स्वयंत्र था, ठीक है। स्वयंत्र यदि प्रभावित हो जाएगा तो व्यक्ति गूंगा हो जाएगा, गूंगा व्यक्ति सामान्यतः फिर क्या भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है। तो आगे चलते हैं, फिर घेंगा की बात करें, जिसको आप इंग्लिश में ग्वाइटर के नाम से जानेंगे। चलो हिंदी में भी ग्वाइटर ऐसा कुछ लिखा आ जाता है, हमने देखा हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा भैया परीक्षाओं में ध्यान से पढ़ के जाना, खासकर जो रोगों के नाम हैं आजकल इंग्लिश वाले नाम हिंदी में ही लिखे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जागरूकता बना के रखना। तो भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उनकी बहुत बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे गले का भाग फूल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले रोग को हम लोग क्या नाम देते हैं, घेंगा रोग नाम देते हैं। तो 4 रोग आप लोगों को याद रखना है। एक तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा, जड़ मानवता मतलब क्रेटिनिज्म, दूसरा पढ़ा हमने मिक्सिडमा,
तीसरा पढ़ा हम लोगों ने हाइपोथायरॉयडिज्म, और चौथा पढ़ा हम लोगों ने घेंगा। तो घेंगा तो आप लोग पक्का जानते हैं, इन तीनों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान आपको देना है। जो तीनों रोगों का कारण क्या है, शरीर से अपना थायरोक्सिन हार्मोन की कमी, या शरीर से थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का अल्प श्रवण से चारों रोग होते हैं। तो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, आसानी से याद हो जाते हैं, तो इसमें कुछ खास कठिन बात आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। जब 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो बिना किसी ट्रिक के आपको ट्रिक याद रखने की झंझट तो बिल्कुल नहीं बचेगी, और इनको तो आप सीधा नाम से ही काम पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने ही रहने देते, कल इसी क्लास को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।